आज के मुख्य समाचार। ताज मोहम्मद के घर पानी आपूर्ति बाधित करने के खिलाफ सीपीआईएम का प्रदर्शन। भारतीय जनवादी महिला समिति ने महिला आयोग को सौंपा ज्ञापन। 18 श्रेणियों के कारीगर बेच सकेंगे अपना सामान ऑनलाइन। हिमाचल बिजली बोर्ड में अवकाश पर नया नियम। एचआरटीसी के बेड़े में छोड़ेगी 297 नई इलेक्ट्रिक बसें। सीएम ने पुलिस विभाग के 66 नए वाहन किए रवाना। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर 7 नवंबर को होंगे कार्यक्रम। कई भागों में बारिश और बर्फबारी का पूर्व अनुमान। हड़ताल के दौरान एचआरटीसी ने उतारी 52 अतिरिक्त बसें। शिमला में कल होगी यूनिटी ऑफ लव मैराथन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के चौड़ा मैदान से पुलिस विभाग के पेट्रोलिंग और अन्य वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन प्रदेश के 10 जिलों में सेवाएं देंगे, जिससे यातायात व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, नगर एवं ग्राम नियोजक मंत्री राजेश धर्मानी और विधायक भवानी सिंह पठानिया सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद से ही राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि सभी विभागों में कामकाज आधुनिक तकनीक के माध्यम से हो। उन्होंने कहा कि हिमाचल एक प्रमुख पर्यटन राज्य है, जहां देश विदेश से बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखना बेहद जरूरी है। सीएम ने बताया कि इसी उद्देश्य से आज 66 नए वाहनों को प्रदेश भर के जिलों में तैनात किया गया है। इन वाहनों से सड़क सुरक्षा और पेट्रोलिंग व्यवस्था और बेहतर होगी। दुर्घटना की स्थिति में ये वाहन तुरंत घटना स्थल पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने हाल ही में 1200 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती की है और पुलिस बल को आधुनिक हथियारों और संसाधनों से लैस किया जा रहा है। उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार नशे के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने विश्वास जताया कि इन नए वाहनों की तैनाती से यातायात नियंत्रण, कानून व्यवस्था और दुर्घटना प्रतिक्रिया प्रणाली में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा। इसकी सरकार सत्ता में आई है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ये प्रयास किया है कि सारी विभागों में आधुनिक तरीके से कार्य किया जाए, डिजिटल तरीके से कार्य किया जाए। होम मिनिस्टर होने के नाते जब मैंने विभाग की बैठक ली तो पाया गया कि 15-15 साल से पुरानी गाड़ियां हैं। हिमाचल एक पर्यटन राज्य है और इसमें जो भी चीज़ हो आने वाले समय में वर्ल्ड क्लास की हो। इस दृष्टिकोण से आज हमने देखा कि ट्रैफिक की समस्या हमेशा से हिमाचल प्रदेश के पूरे राज्यों में बनी रहती है। जब पर्यटक बहुत अधिक संख्या में आते हैं, चाहे वो कीरतपुर मनाली हो, चाहे कांगड़ा हो, चाहे धर्मशाला हो, चाहे शिमला हो, चाहे कुल्लू हो, चाहे मनाली हो, और ऐसा अभाव देखा गया है कि एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के बाद थोड़ी देर आधे घंटे के लिए भी ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो हमारे पास ट्रेन की भी सुविधा नहीं, सुविधा थी लेकिन बहुत कम क्षेत्रों में ऐसी ट्रेनें थी जहाँ से हमें इनको मंगाना पड़ता था और उसके बाद ट्रैफिक को ठीक करना पड़ता था। इसलिए ट्रैफिक की दृष्टि से हमने इन गाड़ियों का आज 66 के करीब गाड़ियों का हमने यहाँ हरी झंडी दिखाई है। इसमें से कुछ गाड़ियाँ जो है, क्योंकि एक रस्म अदायगी होती है, 30-35 गाड़ियों को मैंने और हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब भवानी पठानी जी, इन सब लोगों ने आज इसको झंडी दिखाकर रवाना किया है। हमारा ये मानना है कि पुलिस में आधुनिक चीज़ों का प्रयोग करके हम अच्छे से अच्छे जो कार्रवाई है उसको किया जा सके। और मैं एक और भी कहना चाहूँगा, और ये जैसे ही कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इमरजेंसी के लिए एक रैपिड तरीके से कोई आगे चीज़ को लाना होगा तो ये तुरंत प्रभाव से पहुँचेगी। और आपने देखा होगा कि ऐसे व्हीकल जो होते हैं विदेशों में होते हैं, उसी प्रकार के हमने हाई एंड इन व्हीकल्स को बनाने की बात की है और हाई एंड व्हीकल है ये। इसमें सभी प्रकार की सुविधा है। वायरलेस सिस्टम भी कई गाड़ियों में लगा हुआ है ताकि जब एक्सीडेंट हो जाए तो तुरंत प्रभाव से हमें पता लगे। इस दृष्टिकोण से आज हमने इन गाड़ियों का अनावरण किया। नहीं, शिमला नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश की पूरी स्मार्ट पुलिस होगी। हमने
अभी तकरीबन 1200 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती की है। पुलिस में 8 साल से B1 का टेस्ट नहीं हो रहा था, वो हमने 8 साल से B1 का टेस्ट करवाने की बात की है। पुलिस को आधुनिक हथियारों से भी लैस किया जा रहा है और जो चिट्टा के खिलाफ एक हमारा पुलिस ने जो बहुत अच्छा कार्य किया है उसके खिलाफ हमने एक अभियान शुरुआत करने की बात की है। हिमाचल पुलिस वो हिंदुस्तान की सबसे अच्छी पुलिस बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मैंने बैठक ली थी, उसमें कुछ जगह आपकी बात सही है कि पैसे खर्च नहीं हो पाए, लेकिन उसकी स्थिति इस प्रकार से है कि जहाँ पैसे खर्च नहीं हो पाए उसका कारण कई जगह फॉरेस्ट लैंड कट गया। तो सारी चीज़ों का मैं अभी आंकलन कर रहा हूँ और जैसे ही हमें परमिशन मिलती है उसके बाद हम आगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC अपने बेड़े को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। निगम के बेड़े में इस महीने 50 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएगी, जबकि आने वाले नए साल में और बसें जुड़ेगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि निगम के बेड़े में कुल 297 इलेक्ट्रिक बसें जोड़ी जा रही है। इनकी खरीद पर करीब 412 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि यह पहल राज्य में हरित परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन बसों को लंबे रूटों पर चलाने की योजना है। प्रत्येक बस का 200 किलोमीटर का आना जाना तय रहेगा। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए राज्य भर के बस अड्डों पर चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जा रहे हैं। नई बसों के शामिल होने से HRTC के बेड़े में चल रही पुरानी बसों को धीरे धीरे हटाया जाएगा। सभी 297 बसें फरवरी के अंत तक हिमाचल पहुंच जाएगी। इस परियोजना से जहां निगम की आय में सुधार की उम्मीद है, वहीं इससे प्रदूषण में कमी और यात्रियों को बेहतर सुविधा भी मिलेगी। जिला चंबा में ताज मोहम्मद के घर पर पानी की आपूर्ति बाधित कर परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के विरोध में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का एक प्रतिनिधि मंडल जल शक्ति विभाग के मुख्य अभियंता अंजू शर्मा से मिला। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व पार्टी नेता व पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने किया। CPM ने इस मामले में जल शक्ति विभाग पर पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप लगाया और कहा कि पिछले 8 महीनों से विभाग ताज मोहम्मद को केवल आधा इंच की 5 पाइपें उपलब्ध नहीं करवा पाया है। प्रतिनिधि मंडल ने इस संबंध में मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपते हुए पानी आपूर्ति तुरंत बहाल करने की मांग की है। मुख्य अभियंता अंजू शर्मा ने अधीक्षण अभियंता चंबा को आदेश दिए कि वे 1 दिन के भीतर ताज मोहम्मद के घर पानी कनेक्शन बहाल करें और इसकी जांच रिपोर्ट मुख्य कार्यालय को भेजें। इस मौके पर पार्टी नेता राकेश सिंघा ने कहा कि धर्म, जाति या क्षेत्र के आधार पर किसी नागरिक को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखना संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे सामाजिक रूप से जागरूक राज्य में ऐसी घटना अत्यंत निंदनीय है। देखिए, हम समझते हैं कि ये बहुत गंभीर मसला चंबा से ताल्लुक रखता है। टीसा से में ये हादसा हुआ है पिछले दिनों में, जहां पर एक मुस्लिम जिसने पानी को हासिल करने के लिए दरखास्त दी थी विभाग के पास फरवरी में और फिर दोबारा पिछले हफ्ते दी थी, लेकिन मुसलमान होने के नाते उसको दफ्तर से बाहर धकेल दिया गया और उसकी बेटी जो कहीं चंडीगढ़ में कार्यरत है, सोशल मीडिया में परसों आई है, फूट फूट के रो रही थी और बिल्कुल ट्रोमा में चली गई है, हिस्टीरिया उसको हो गया है। वो हम यही आशा उम्मीद करते हैं कि वो ट्रोमा से बाहर निकले, अपने हिस्टीरियापन से बाहर निकले और उसका एक कारण है कि उसको बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी उस विषय में नहीं मैं हम जा रहे हैं, अभी तो हम ENC महोदय के पास आए हैं और हम बहुत विश्वास रखते हैं ENC महोदय पर। वार्ता भी बहुत अच्छी हुई है, इमीडिएटली उन्होंने संपर्क भी किया है और ये वायदा किया है कल सुबह तक जो एक पीड़ा का प्रश्न उस परिवार का है उसको हल कर दिया जाएगा, पानी लगा दिया जाएगा। ये हम आपसे साझा करना चाहते हैं और ये भी बात क्लियर कहना चाहते हैं, अगर हिमाचल प्रदेश में कोई ये समझे कि बाहुबली के आधार पर
किसी गरीब की प्रताड़ना कर सकता है वो भूल जाए। ही शुड स्टॉप इट। जितना मर्जी शक्तिशाली कोई हो हिमाचल प्रदेश में, वो सरकार का शरण ले या किसी और का शरण ले, इट इज अनटॉलरेबल। हम क्लियर बता रहे हैं, हमारी धारा ऐसी धारा है, इन बाहुबलियों को भी चैलेंज भी करते हैं और उनको सेट भी कर देंगे। लेकिन अभी उस विश्व में नहीं जा रहे हम कि क्या है क्या नहीं है। अभी तो पीने का पानी फंडामेंटल राइट है, संविधान में ये शामिल है। ये चाहे वो आपका सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी कोई भेदभाव जाति के आधार पर, इलाके के नाम पर, भाषा के नाम पर, समुदाय के नाम पर या लिंग के नाम पर अनुमति संविधान नहीं देता है। क्योंकि आज संविधान बहुत खतरे में है, तो हम समझते हैं ये हमारा दायित्व बनता है कि उस संविधान की रक्षा करना। और हर किस्म का पीड़ित, ये चाहे चंबा में हो या कहीं और हो, उसको रक्षा करने के लिए हम वी आर क्लियर कि हम रक्षा देंगे। देन इट विल बी वेरी सैड, दुर्भाग्य होगा। और हमारी पार्टी ठीक 12 बजे के बाद यहाँ पर ईएनसी के दफ्तर के बाहर बैठ जाएगी। हमारी तरफ से तो ईएनसी ने आदेश दे दिए, लेकिन हम अभी इस परिस्थिति में नहीं है कि हम तीसा की ओर कूच करें। अगर कूच भी करना पड़े करेंगे, लेकिन हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि ईएनसी के आदेश की उल्लंघना कोई करेगा। अगर कर रहा है तो तब आप समझ लो ये जो हमारे दिमाग में बात घूम रही है वो साबित हो जाएगी और फिर नया मोर्चा खोलेंगे। फिर ये पानी तक मसला नहीं रहेगा, फिर हम दूध का दूध पानी का पानी करके छोड़ेंगे। चंबा जिले के चुराह विधानसभा क्षेत्र से संबंधित एक युवती के वायरल वीडियो मामले ने प्रदेश में हलचल मचा दी है। इस संबंध में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी ने महिला आयोग की अध्यक्षता को ज्ञापन सौंपकर युवती को न्याय और सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। समिति ने अपने ज्ञापन में लिखा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में युवती ने फिर से स्थानीय विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। समिति ने कहा कि यह युवती पहले भी विधायक पर यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगा चुकी है और उस समय भी जनवादी महिला समिति ने उसकी सुरक्षा और न्याय की मांग की थी, लेकिन सरकार की ओर से कोई निष्पक्ष जांच नहीं की गई। ज्ञापन में कहा गया है कि अब विधायक द्वारा इस पूरे प्रकरण को धर्म के आधार पर सांप्रदायिक रंग देने और युवती के खिलाफ नशा करने जैसे आरोप लगाना न केवल असंवेदनशील है बल्कि मामले को और अधिक गंभीर बना देता है। युवती ने अपने बयान में विधायक पर अपने और अपने परिवार की हत्या करवाने की धमकी देने के भी आरोप लगाए हैं। महिला समिति ने मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की जाए। आरोपी विधायक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए। पीड़ित युवती और उसके परिवार को तुरंत पुलिस संरक्षण दिया जाए। विधायक की विधानसभा सदस्यता रद्द की जाए। जनवादी महिला समिति ने कहा कि महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के मुद्दे पर किसी भी तरह का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा और अगर इस मामले में शीघ्र कार्यवाही नहीं हुई तो संगठन राज्य भर में आंदोलन छेड़ेगा। महिला समिति ने हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग को एक मेमोरेंडम सौंपा है। आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कल चंबा जिला के चुराह विधानसभा क्षेत्र से जिस युवती ने वहाँ के विधायक जो हंसराज है भाजपा से संबंध रखते हैं, उनके ऊपर बहुत संगीन आरोप लगाए हैं और ये आरोप जो युवती है पिछले वर्ष भी लगा चुकी है और हमारी जनवादी महिला समिति ने इसके खिलाफ पिछले वर्ष भी बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था और आने वाले समय में भी हम लोग इसमें करेंगे। तो हम लोगों ने उस मेमोरेंडम के माध्यम से राज्य महिला आयोग से ये अर्ज की है कि आप उसमें हस्तक्षेप करिए और हस्तक्षेप करने के साथ साथ वहाँ जो उसका परिवार है, युवती का जो परिवार है और जो युवती है उनको पुलिस संरक्षण मिलना चाहिए और ये जो केस है, जो मामला है, इसकी जो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो इस तरह के जो करप्ट जो एमएलए जो महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करते हैं, महिलाओं के खिलाफ इतनी क्रूरता दिखाते हैं और ये
संसद में भी बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी जिस तरह से ये लोग बैठे हैं, इनके खिलाफ जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इनकी जो विधानसभा की जो सदस्यता है वो रद्द कर देनी चाहिए। यही हमारी 3 जो मांगे हैं, हमने राज्य महिला आयोग से ये मांग की है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से जुड़े कारीगरों और शिल्पकारों को अपने हस्त निर्मित उत्पाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचने का अवसर मिलेगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय MSME ने कारीगरों की आय बढ़ाने और ई व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए लोकप्रिय ऑनलाइन ऐप मीशो के साथ टाई अप किया है। इस पहल के तहत बढ़ई, बुनकर, मूर्तिकार, सुनार, कुम्हार, लोहार, मिस्त्री, नाव निर्माता, खिलौने बनाने वाले, टेलर, झाड़ू बनाने वाले, टोकरी व चटाई बुनने वाले, नाई, माली, मछली का जाल बुनने वाले समेत 18 पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े कारीगरों को डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ा जा रहा है। अब इन कारीगरों के बनाए उत्पाद देश के किसी भी कोने में ऑनलाइन खरीदे जा सकेंगे। इससे न केवल कारीगरों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि उपभोक्ताओं को भी हस्त निर्मित वस्तुएं घर तक आसानी से मिल सकेगी। MSME मंत्रालय ने पहले चरण में 100 कारीगरों और शिल्पकारों को ऑनलाइन व्यापार से जोड़ा है, जबकि अन्य लाभार्थियों को जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। मंत्रालय का लक्ष्य है आगामी महीनों में सभी लाभार्थियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा सके। वर्तमान में प्रदेश में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 19,700 लोगों का चयन किया जा चुका है, जिन्हें स्वरोजगार शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की गई है। चयन प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी की गई है। लाभार्थियों को ऑनलाइन व्यापार के लिए प्रशिक्षित भी किया गया है। प्रशिक्षण में उन्हें कैटलॉग निर्माण, उत्पाद प्रस्तुतिकरण, स्टॉक अपडेट, पैकेजिंग और भुगतान प्रणाली जैसी प्रक्रियाओं की जानकारी भी दी गई है। PM विश्वकर्मा योजना से जुड़े कारीगरों और शिल्पकारों को अब ऑनलाइन व्यापार से जोड़ा जा रहा है। मीशो ऐप के माध्यम से उन्हें अपने हस्त निर्मित उत्पाद बेचने का अवसर मिलेगा। प्रदेश में 19,700 लोगों को इस योजना के तहत उद्यम स्थापित करने की पात्रता दी जा चुकी है। भारत के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने आज शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि देशभक्ति के प्रतीक गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 7 नवंबर को पूरे हिमाचल प्रदेश में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सन 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा। उन्होंने बताया कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा दी थी। अब इसके 150 वर्ष पूरे होने पर यह अवसर राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गया है। विपिन सिंह परमार ने कहा कि केंद्र सरकार ने भी इस आयोजन को भव्य रूप में मनाने की अनुमति और मार्गदर्शन दिया है। इसके तहत स्कूलों, कॉलेजों, प्रशासनिक संस्थानों और भाजपा संगठन स्तर पर विभिन्न सांस्कृतिक व देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम भारतीय जनमानस की आत्मा का स्वर है, जिसने देश को एकता और स्वतंत्रता के मार्ग पर अग्रसर किया। 7 नवंबर को आयोजित होने वाले ये कार्यक्रम युवाओं में देश प्रेम की भावना को प्रबल करेंगे। में मनाया जाए, अब ये उत्सव पूरे देश में मनाया जाए, क्योंकि इस उत्सव को मनाने के लिए हम 7 नवंबर को पूरे देश में लगभग 150 स्थानों पर और हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा में एक जिला में ये कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। और आने वाले पूरा 1 वर्ष वंदे मातरम के ऊपर अलग अलग कार्यक्रम पूरे प्रदेश में होने वाले हैं। इसीलिए आज यहाँ पर ये प्रेस वार्ता या मैं प्रेस वक्तव्य आपके समक्ष रख रहा हूँ। एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा और 1895 में इसको ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको गाया था। और जिस धुन में गाया गया था, जो हमारा शास्त्रीय संगीत है, देश मल्हार है, उसके सुंदर शब्दों और धुन में इसको पिरोया गया था। आज इसके 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये आपके माध्यम से यहाँ पर विषय रख रहा हूँ। और ये जब वंदे मातरम का गीत गाया गया और
बंगाल के विभाजन के समय जो 1905 में हुआ था, उस समय ये गीत पूरे देश में लोगों की जुनून और एक उत्साह के रूप में आंका जाने लगा था। लोगों को उसके कारण एक ताकत मिलती थी। ये भी बात मैं कहना चाहता हूँ। जब देश आज़ाद हो गया तो संविधान सभा की बहुत सी बैठकें होती थी। वहाँ पर जो हमारा राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रीय गीत के साथ साथ राष्ट्रीय गान है, उसको उसका मान सम्मान संविधान सभा में उसको वैधता मिलती थी। परंतु देश की आज़ादी के बाद देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 1950 में इस राष्ट्रगीत को नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया गया। ये भी मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। वंदे मातरम एक जुनून था, एक नारा था, एक कविता नहीं। इस देश के वीर क्रांतिकारियों के लिए, जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दे दी, उन्हें शायद ये पता था देश को आज़ादी मिलना एक लंबा और कठिन काम है, परंतु जो मूल इंस्पिरेशन थी, मूल स्रोत था उनकी हिम्मत और हौसले का, वो वंदे मातरम था। और उस वंदे मातरम के लिए जिन लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, हम भगत सिंह जी को आज यहाँ पर याद करना चाहते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी को याद करना चाहते हैं। हम यहाँ पर देश की आज़ादी में इस देश के लिए अन्य जो हमारे वीर सैनिक क्रांतिकारी वीर रहे, बाल गंगाधर तिलक रहे, खुदीराम बोस जी रहे, ऐसे महान विभूतियां जिन्होंने देश के लिए आज़ादी दिलवाई, वो उनके लिए ये मंत्र प्रेरणा का स्रोत रहा। और उन्होंने अपने जीवन की आहुति फांसी के फंदे को चूमने के बाद भारत माता अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हो जाए, उसके लिए उन्होंने ये प्रयास शुरू किया था। इसलिए इस राष्ट्रीय गीत की जो महत्वता है, वो हम जन जन तक इसको सामूहिक रूप से पूरे देश में वाचन करवाएंगे और उस वाचन में पूरा समाज आएगा। उसमें कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी आएंगे, उसमें महिला मंडल आएंगे, उसमें समाज के हर वर्ग के लोग शामिल होंगे। ये बात मैं आपके माध्यम से यहाँ पर रखना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने इंजीनियरों के अवकाश नियम कड़े कर दिए हैं। अब अधिशासी अभियंता और वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता को छुट्टी पर जाने से पहले निर्देशक तकनीकी की पूर्व मंजूरी लेनी होगी। इस संबंध में बोर्ड के अवर चीफ ने सभी अधिकारियों को औपचारिक कार्यालय आदेश जारी किए हैं। यह कदम हाल ही में हुई विद्युत निरीक्षण में चूक के बाद उठाया गया है। बोर्ड प्रबंधन के अनुसार एक प्रकरण में वरिष्ठ कार्यकारी अधिशासी अभियंता से अवकाश स्वीकृति प्राप्त की थी, लेकिन बाद में वही अधिकारी भी मुख्य अभियंता की सहमति से अवकाश पर चले गए। परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र की पूरी पर्यवेक्षी श्रृंखला अनुपस्थिति रही। इससे विद्युत उत्पादन और वितरण प्रणाली की निगरानी व समन्वय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने कहा कि विद्युत प्रणाली संचालन की निरंतरता और अनिवार्यता को देखते हुए ऐसी स्थिति गंभीर है और भविष्य में इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। अब से यदि कोई अधिशासी अभियंता या वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता निर्देशक की पूर्व और विशेष स्वीकृति के बिना अवकाश पर जाता है तो उसे अनुशासनहीनता माना जाएगा। कार्यालय आदेश में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने कहा, विद्युत आपूर्ति नेटवर्क की सतत निगरानी अत्यंत आवश्यक है, इसीलिए पर्यवेक्षी अधिकारियों के साथ अवकाश पर जाने की अनुमति अब निर्देशक तकनीकी की स्वीकृति के बिना नहीं दी जाएगी।
हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC के प्रबंध निर्देशक निपुल चंदन ने बताया कि बीते कल निगम ने यात्रियों की असुविधा को रोकने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 52 अतिरिक्त HRTC बसों को सड़कों पर उतारा गया ताकि यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो। जनरल ने बताया कि निगम ने हर रूट और स्पॉट की निगरानी के लिए अपने अधिकारी तैनात किए थे और वे स्वयं भी मैदान में हालात का जायजा लेने के लिए मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, यह सुनिश्चित करना HRTC की प्राथमिक जिम्मेदारी है और निगम ने यह जिम्मेदारी पूरी तत्परता से निभाई है। देखिए, मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जब जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उन्होंने कॉल दी थी लास्ट वीक और उनकी कुछ डिमांड्स थी जो डिप्टी कमिश्नर शिमला के कुछ आदेश हैं उनकी अनुपालना वो HRTC से चाहते थे और HRTC ने उसके ऊपर पहले भी डेलिब्रेशन की है और उसमें जो बताना चाहूँगा मैं 2011 का आदेश था डिप्टी कमिश्नर शिमला का, जिसमें 40 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो बसेस ऑपरेट करती हैं उनको जो है ओल्ड बस स्टैंड के ऊपर और ISBT के बीच में कैसे उनको डिवाइड करना है उसके ऊपर उनका जो आदेश था। और इसमें ओवर द ईयर्स बहुत सारी एग्जम्पशंस भी दी गई, कुछ कुनिहार के जो बसेस हैं उनको दी गई, प्राइवेट को दी गई, HRTC की बसेस को भी जो एग्जम्पशंस हैं दी गई। और इसमें हमने जो ज़िला प्रशासन है उनसे एक अनुरोध किया था कि बिकॉज़ इस ऑर्डर को लगभग 14 साल हो गए हैं और उसके बाद शिमला का जो एक भौगोलिक स्थिति से भी और एक जो यहाँ पर सारा जो सिस्टम है उसमें बहुत बड़ा बदलाव जो है वो आया है और उसके उपरांत हमारा ढली का बस अड्डा जो है वो लगभग जो है वो तैयार होकर शुरू हो ही गया है। लक्कड़ बाज़ार का बस अड्डा जो है वो तैयार होकर हमें जल्दी ही हैंड ओवर होने वाला है। सड़कें जो हैं वो और चौड़ी हुई हैं, डेफिनेटली जो वाहनों की संख्या है वो भी बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं जो एक आज की जो परिस्थितियां हैं, जो कंटेम्प्रेरी जो सर्कमस्टांसेस हैं, उनको देख के यदि उस ऑर्डर के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस यदि चाहिए तो हमने अनुरोध किया है कि वो ज़िला प्रशासन हमारे साथ भी कंसल्ट करे, पुलिस के साथ भी करे, प्राइवेट ऑपरेटर्स के साथ भी करे, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ भी करे। और वो एक हमने अनुरोध किया है। हालांकि और तो लास्ट वीक इनकी जो डिमांड्स थी उसको देखते हुए जो कुछ ऐसे रूट्स थे जहां पर हमें फीडबैक ये था कि जो लोकल लोग हैं कम चलते हैं उन रूट्स पे, तो उनको हमने फिर ये निर्धारित किया था कि वो ISBT ही जाएंगे। और उसके अलावा हमारे 18 से 20 रूट हमारे बचते हैं और 18 से 20 रूट जो है प्राइवेट ऑपरेटर्स के बचते हैं, जो कि 40 किलोमीटर के दायरे के बाहर ओरिजिनेट होते हैं परंतु ओल्ड बस स्टैंड आते हैं बिकॉज उसके अंदर लोकल लोग बहुत ट्रैवल करते हैं। तो कल जो हमारी डिस्कशन हुई है प्राइवेट ऑपरेटर्स यूनियन के साथ, तो हमने उनको यही कहा है कि अब जो स्थिति है हमने अपनी जो आपको जिन बसेस से जो इश्यूज थे वो हमने विड्रॉ कर दी है, परंतु सभी के हित की जो बात यह है कि इसको नोटिफिकेशन को यदि ज़िला प्रशासन रिवाइज करना चाहता है आज के समय को देखते हुए, और इसके अंदर बेसिकली चाहे लोगों की मेन हित की बात है, चाहे वो प्राइवेट ऑपरेटर्स के हित की बात है, चाहे HRTC के हित की बात है, परंतु एक कंसेंसस से जो डिसीजन होगा उसके वो सभी के लिए जो है इक्वली मान्य होगा। एंड कल मेरी डिप्टी कमिश्नर शिमला से भी चर्चा हुई है और जो ADM है शिमला उनसे भी चर्चा हुई है और उन्होंने कहा है कि जल्दी ही इस मामले में जो एक बैठक है वो जो बुलाएंगे। और परंतु इस जो एक कॉल इन्होंने दी थी उसके चलते जो HRTC ने पहले ही अपनी कमर कस ली थी और हमने कल सुबह 7 बजे से हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो सारे फील्ड में थे, इंक्लूडिंग मैं भी, जो जगह जगह जाके पूरे दिन भर जो मुआयना करता रहा। और इसमें हमने जो इम्पोर्टेंट क्रॉसिंग्स हैं, टॉलैंड हो गया, आपका टूटी गंडी की क्रॉसिंग हो गया, MLA हॉस्टल हो गया, इम्पोर्टेंट क्रॉसिंग पे भी हमने अपने जो व्यक्ति हैं वो पूरा दिन भर तैनात रखे और वहाँ से जैसे जैसे हमने एक पूल बनाया गाड़ियों का और जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि वहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो रही है, लोगों की तादाद बढ़ रही है, तो हम वहाँ के लिए स्पेशल जो बसेस हैं वो हम दिन भर जो है भेजते रहे। और इसी के चलते जो है कोई ऐसा मेजर इशू पूरे टाउन के अंदर नहीं आया और सभी जो व्यक्ति हैं उनको जो अपनी यातायात की सुविधा एक सुचारू रूप से जो HRTC जो है देने में सक्षम रहा। पूरी एनर्जी HRTC ने अपनी इसमें झोंकी और मैं अपनी जो टीम है, लोकल टीम है, उनको भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने डिस्पाइट ये इतने जो सर्कमस्टांसेस थे और इन्होंने अपना जो लोकल जो लोग हैं उनको जो तकलीफ है वो नहीं होने दी।
पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 2 दिन तक बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार आज शाम से लेकर 5 नवंबर तक राज्य के मध्य और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। विभाग ने आज कुछ स्थानों पर बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं 6 से 10 नवंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम के साफ रहने के आसार है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में ठंड बढ़ने लगी है। ताबो, कुकुमसेरी और केलांग का न्यूनतम तापमान पहले ही माइनस में दर्ज किया गया है। शिमला में भी रातें अब ठंडी होने लगी है, जबकि 11 स्थानों पर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। सुबह के समय सुंदरनगर में मध्यम कोहरा छाया रहा, जबकि शिमला में धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में मध्य और उच्च स्तरीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है, जबकि निचले मैदानी इलाकों में तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2-5 डिग्री और अधिकतम तापमान में 3-6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज होने के आसार है। मौसम विभाग ने पर्यटकों स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन जिला शिमला की ओर से कल यूनिटी ऑफ लव मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। संगठन के जिला अध्यक्ष ने जानकारी दी कि इस मैराथन का उद्देश्य समाज में प्रेम, एकता और मानवीय मूल्यों का संदेश फैलाना है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष श्री सत्य साई बाबा का 100वां जन्म दिवस 23 नवंबर को मनाया जाएगा और उसी उपलक्ष्य में यह मैराथन आयोजित की जा रही है। इस मैराथन का उद्देश्य यूनिटी ऑफ लव है। मैराथन की खासियत यह है कि इसमें कोई विजेता या हारने वाला नहीं होगा। सभी प्रतिभागी विजेता माने जाएंगे। हर प्रतिभागी को फ्री किट और टी-शर्ट इत्यादि दी जाएगी। इस मैराथन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 29 अक्टूबर तक किया गया था। आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में प्रेम, सेवा और एकता के मूल्यों को बढ़ावा देना है, ताकि अधिक से अधिक लोग सत्य साईं बाबा के मानवीय आदर्शों से प्रेरित हो सके। संगठन ने शिमला के नागरिकों से इस आयोजन में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। मैं श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट शिमला का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ और ये जो है ये रन जो है एक नेशनल इनिशिएटिव है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिट इंडिया के साथ कोलैबोरेशन में और उसमें जो 60 सिटीज़ में ये रन हो रही है ऑन डिफरेंट डेट्स और द पर्पस ऑफ दिस रन इज यूनिटी एंड लव. As we all know, Sri Satya Sai's Baba's 100th birthday is going on. The celebrations are going on 23rd November. It is there. और उसी में बहुत सारी जो है सेंटेनरी सेलिब्रेशंस ऑल ओवर वर्ल्ड हो रही हैं. उसी में 60 सिटीज सिलेक्ट की गई है. उसमें से शिमला एक, वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि शिमला एक सिटी है और उसी में जो है ये इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और पर्पस इसका जो है लव एंड यूनिटी है एंड जो वैल्यूज है उसको सोसाइटी में स्प्रेड करने का पर्पस है. इस रन में जो है कोई जो है विनर और लूजर नहीं है. ऑल पार्टिसिपेंट्स आर विनर और सबको जो है इसमें जो भी पार्टिसिपेंट करेगा उसको जो है फ्री किट्स दी गई हैं, टी शर्ट है और जो रन कंप्लीट करेगा उसको एक मेडल है और एक ई सर्टिफिकेट भी उसको इशू किया जाएगा. और ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुई अप टू 29 अक्टूबर तक और हमारे जो है 1308 जो है इसमें टोटल रजिस्टर्ड है और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी जो है कल मॉर्निंग में ऑन स्पॉट की जाएगी. तो एक बहुत बड़ा इवेंट जो है शिमला में होने वाला है. तो वी आर वेरी हैप्पी एंड फॉर्चुनेट कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमको मिली है यहाँ पे. ये सबके लिए ओपन है. मोर देन 15 ईयर्स ऑफ एज मेल फीमेल ऑल हैव रजिस्टर्ड और सबके लिए है और कोई भी जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है. और क्योंकि इसका जैसे मैंने पहले ही कहा कि इसका जो पर्पस है वो यही है कि वैल्यूज़ जो है वो स्प्रेड हो, जो भगवान की वैल्यूज़ हमें बताई गई हैं वो सब में जाएं